नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। पनामा पेपर्स लीक मामले में केंद्र सरकार की चेतावनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, गायब हो जाएगी अवैध खाता धारकों की रातों की नींद। रूस ने पूरे मामले को बताया अमेरिकी साजिश। संयुक्त जांच दल पर पाकिस्तान के रुख पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों पक्षों ने आदान प्रदान पर सहमति से किया था फैसला। पाकिस्तान का शांति प्रक्रिया स्थगित करने का ऐलान। चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रेस काउंसिल भी रखेगी पेड न्यूज पर निगरानी। 5 उप समितियों का गठन। नसीम जैदी ने चेन्नई में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नियमों में बदलाव। रैंकिंग में 12वीं के अंकों को नहीं दिया जाएगा वेटेज। 75% अंक लाना होगा अनिवार्य। सालाना फीस में दुगने से ज्यादा का इजाफा। और सीरिया और दमिश्क के करीब आईएस का बड़ा हमला। सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को किया अगवा। सेना के खिलाफ आतंकियों ने तेज किए हमले। पनामा पेपर लीक्स मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि जिनके पास अवैध खाते हैं उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पनामा पेपर्स मामले को अमेरिकी साजिश करार दिया है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पिता के ट्रस्ट में हिस्सेदारी की बात कबूली है। भारत में पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए गठित मल्टी एजेंसी समूह की कल वित्त मंत्रालय में पहली बैठक हुई। पीटीआई के मुताबिक बैठक में टैक्स हेवन पनामा समेत वैश्विक आर्थिक संगठनों और जर्नलिस्ट कंसोर्टियम से संपर्क करने की कार्ययोजना बनाई गई, ताकि मामले से जुड़े भारतीय पहलू को लेकर ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जांच के लिए गठित विभिन्न एजेंसियों का समूह बारीकी से एक एक चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, हम प्रत्येक खातों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन वैध है और कौन अवैध। जिनके खाते वैध हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके अवैध खाते हैं उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी। उधर दुनिया के दूसरे देशों में भी पनामा पेपर्स को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अब स्वीकार किया है कि पनामा में पिता की ओर से स्थापित एक ट्रस्ट में उनकी 30,000 पाउंड की हिस्सेदारी थी। हालांकि कैमरन ने साफ किया कि प्रधानमंत्री बनने से 4 महीने पहले 2010 में उन्होंने अपना हिस्सा बहामा के ट्रस्ट को बेच दिया था। Joint account, and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेशों में कोई भी खाता होने से इनकार किया। साथ ही पनामा पेपर्स मामले को रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताया। Больше всего наших оппонентов беспокоит даже не это, а единство и сплоченность российской нации, многонационального российского народа. И в этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и पनामा में मौजूद लॉ फर्म मोसाक फोंसेका की ओर से लाखों गोपनीय दस्तावेजों के उजागर होने के बाद पहली बार पुतिन ने कोई बयान दिया है। इन पेपर्स में पुतिन के पुराने दोस्त और उनकी बेटी के गॉडफादर सर्गेई रोल्दुगिन को 2 कंपनियों का मालिक बताया गया है, जो संदिग्ध लेन देन में शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पनामा दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच वित्त मंत्रालय की टीम से संभव नहीं है। पार्टी ने कहा कि कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका बीजेपी नेताओं से संबंध है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पनामा से लीक दस्तावेजों के बाद कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीडिया में सामने आ रहे कई नामों को बीजेपी नेताओं से फायदा मिला है। इनमें से कई लोगों की टैक्स हेवन वाले देशों में कंपनियां भी हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना अनिवार्य है। हम वित्त मंत्रालय के संस्थाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।
कांग्रेस बेसलेस एलिगेशंस ना लगाए, झूठे आरोप ना लगाए, और हम तो चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, अगर आपके पास कोई जो अरुण जेटली साहब पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कोई तथ्य है तो जनता के सामने रखिए। तो कांग्रेस केजरीवाल की तरह व्यवहार ना करे। पनामा की सरकार ने भी एक स्वतंत्र आयोग के गठन की घोषणा की है जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। आयोग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक दिन पहले ही फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन वाले देशों की काली सूची में डालने की घोषणा की थी। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से 1 करोड़ से अधिक दस्तावेज लीक हुए हैं। इनमें 500 भारतीय समेत दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खारिज कर दिया है। एनआईए टीम के पाकिस्तान जाने की बात पर भी बासित के यू टर्न लेने पर भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जेआईटी के पठानकोट आने से पहले ही इस पर दोनों देशों की रजामंदी हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के उस बयान का खंडन किया है कि पाकिस्तानी जेआईटी का दौरा आदान प्रदान के आधार पर नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया है कि इस टीम के भारत आने से पहले दोनों पक्ष सहमत हुए थे कि ये आपसी आदान प्रदान के आधार पर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के जांच दल का काम दोनों देशों के समझौतों की शर्तों के मुताबिक था। Well, I would say that the work of the JIT in India was as per the terms of reference which had been agreed between the two governments through their respective foreign offices. They are on a reciprocal basis and in accordance with existing legal provisions. इससे पहले भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही शांति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच वार्ता की कोई तारीख तय नहीं है। As far as I know, there is no meeting scheduled between the two foreign secretaries yet. I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को भी नकार दिया है कि उसके जेआईटी को पाकिस्तान आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में सेना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जेआईटी टीम ने 27 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बयान पर राजनीतिक दलों ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे गैर जिम्मेदारी वाला रवैया करार दिया है। कांग्रेस और जेडीयू ने इसे सरकार की विदेश नीति की नाकामी करार दिया है। वहीं वाम दलों ने इस मामले में सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। आश्वासन दिए गए जिससे संतुष्ट होकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विश्वास किया और यकायक लाहौर पहुंच गए। आई बार उम्मीद बनाने के बाद भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि कूटनीतिक विफलता है और स्थिति का सही जायजा लिए हुए बिना ऐसे कदम उठाए गए जो चौंकाने वाले रहे हैं। पाकिस्तान नीति असफल हो गई है। अब सरकार को स्वीकार करना चाहिए, विपक्षी दलों के साथ बैठ करके एक समग्र नीति बनानी चाहिए। वहीं एनसीपी ने इसे पाकिस्तान की वादा खिलाफी करार दिया है। पाकिस्तान का रुख पूरी तरह से नकारात्मक है, उचित नहीं है। उन्होंने भारत से कहा हमारी टीम को आप आज्ञा दीजिए, हम वहाँ आना चाहते हैं। हमने तो आज्ञा दे दी, तो अब आप हमारी टीम को क्यों अपने आज्ञा नहीं देना चाहते? वहीं वाम दलों ने इस मामले पर सरकार से रुख साफ करने की बात कही है। Now the Pakistan ambassador says the peace process has been called off and Pakistan won't allow India's investigation team to visit Pakistan. What is happening? Mr. Modi should explain. विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान पठानकोट मामले में बेनकाब हो चुका है। अब वो इस मुद्दे से ध्यान बटाना चाहता है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो है वो पठानकोट के मसले में थॉरली एक्सपोज हो गया है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से पठानकोट से आगे बढ़ा जाए, बात न की जाए। पाक उच्चायुक्त का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ रही थी। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में किसी तरह के गतिरोध पैदा नहीं करने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें। चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी पेड न्यूज पर निगरानी रखेगी। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए पीसीआई ने 5 उप समितियों का गठन किया है। इन समितियों में प्रेस काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। इस सिलसिले में काउंसिल ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारियों को जानकारी दी है। इसके अलावा पीसीआई ने चुनाव अधिकारियों से पेड न्यूज पर निगरानी रखने के काम में सहयोग भी मांगा है। चुनाव आयोग की टीम ने कल चेन्नई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले चुनाव आयोग ने पुदुचेरी में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि इस बार पुदुचेरी में मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा। बीते विधानसभा चुनाव में यहां 86% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिली शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने घोषणा की कि इस बार पुडुचेरी में पहले से ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए कई कोशिशें भी की गई हैं। अब तक आयोग ने भारी मात्रा में अवैध धन और शराब जब्त किए हैं। More than 70 lakh has been seized as cash and more than 3,800 liter of liquor has been seized. However, the commission is not satisfied with this seizure work. आयोग का कहना है कि पुडुचेरी में चेक पोस्ट को मजबूत किया जाएगा। उड़नदस्तों में शामिल जवान जीपीएस से लैस होंगे ताकि उनकी गतिविधियों पर भी आयोग की नजर रहे। बैंकों, आयकर विभाग, सीमा शुल्क और व्यापारी संगठनों के साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक की और आचार संहिता को मजबूत बनाने की दिशा में कई सुझाव दिए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार खास तैयारियां की हैं। There would be 60 model polling stations with several additional facilities. For the first time, there would be 17 auxiliary polling stations, which will be all women polling stations. 3 constituencies will be having use of VVPAT. मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने हर घर में मेघदूत पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया है। इस पोस्ट कार्ड में मतदान करने की अपील की जाएगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। असम में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां राहा, रांकिया, सोरभोग और गुवाहाटी में होनी हैं। प्रधानमंत्री की इन रैलियों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं असम में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कामरूप, नलबाड़ी और दरांग जिले में रैलियां करके जनता को संबोधित करेंगे। असम में 11 अप्रैल को 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब बात उत्तराखंड की, जहां सियासी संकट से जूझ रही हरीश रावत की याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र को मनमानी ना करने की ताकीद करते हुए मंगलवार तक जवाब मांगा है। वहीं हरीश रावत ने केंद्र पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो मनमानी न करे, नहीं तो अदालत धारा 356 को हटा भी सकती है। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए राष्ट्रपति शासन कुछ अल्प समय के लिए उठा के उस दौरान अचानक बीजेपी को बुलाएगी सरकार बनाने के लिए, अपना विश्वास मत प्रकट करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा कि गवर्नर को नोटिस नहीं दिया जा सकता है। भाजपा इसमें जब पार्टी नहीं है तो भाजपा कहां से इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसको इस रूप से आज हुआ है, कल शायद इंटरवीनर्स हैं कुछ, वो आर्ग्यू करेंगे। उधर कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात कर फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 7 अप्रैल तक सदन में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज।
राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के नियमों और फीस में बदलाव का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेईई की रैंकिंग तय करने में अगले साल से 12वीं के अंकों की भूमिका को खत्म कर दिया है। वहीं आईआईटी की फीस में अगले सत्र से 122% इजाफे का ऐलान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी की फीस दोगुना करने का फैसला किया है। अगले सत्र से आईआईटी की सालाना फीस 90,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष रूप से सक्षम छात्रों और 1 लाख से कम आय वाले गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वाले छात्रों की सारी फीस माफ कर दी जाएगी। साथ ही 5 लाख से कम आय वालों की 2/3 फीस भी माफ कर दी जाएगी। इनमें से जरूरतमंदों को सरकार 1/3 लोन भी देगी। इतना ज़्यादा बढ़ाने का कोई भी सेंस नहीं बनता, खासकर इस पॉइंट पे कि मतलब सीधे तुम डबल से ज़्यादा कर दो उसे। एक सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूट होगा तो जो पर्पस है आईआईटी का, मतलब बेसिकली रिसर्च और एजुकेशन, उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। फैमिली के ऊपर बेसिक ज़्यादा बर्डन पड़ेगा ना, क्योंकि फैमिली इज पेइंग द फीस ऑफ द स्टूडेंट्स। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है। ये बहुत ही गलत बात है, ये ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गरीब लोगों के खिलाफ है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे और इनके मोदी सरकार आंख खुला के जो फीस बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका रोकने की हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हाइक करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो गरीब हैं उनके लिए तो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले जेईई यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जेईई में अगले साल से 12वीं के अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। इसमें रैंकिंग के लिए 12वीं में आए अंकों को 40% वेटेज देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि प्रवेश परीक्षा देने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 12वीं में 75% अंक जरूरी होगा, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 65% रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल श्रीनगर एनआईटी मामले की समय सीमा के भीतर जांच के आदेश दिए हैं। एक सदस्य समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। इस बीच संस्थान के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में श्रीनगर से लेकर जम्मू तक विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों को एनआईटी कैंपस में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर में छात्रों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। एनआईटी के गैर कश्मीरी छात्रों ने गुरुवार को संस्थान को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग और जोर शोर से दोहराई। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। श्रीनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। 15 दिन की इंक्वायरी जो है, जो एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं कश्मीर के, यहाँ के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, वो इसको जो है इंक्वायरी को जो है देखेंगे और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी का जो है रिपोर्ट देंगे। आगे का उनका जो सुरक्षा और जो आगे ना हो इसकी पूरी पुख्ता जो है हम इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। पुलिस ने जो लड़कों पर लाठीचार्ज किया है, मर्सिलेसली उनको पीटा है, जख्मी किया है, तो अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को अपना चेहरा साफ करना होगा तो इनको सस्पेंड करना चाहिए कुछ पुलिस वालों को और उन पर एक्शन लेना चाहिए। बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने एनआईटी में छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। मंत्रालय ने कहा कि जो छात्र अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। मंगलवार को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। श्रीनगर एनआईटी में पिछले 1 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने पर्ल ग्रुप के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू समेत 5 लोगों के खिलाफ 5 करोड़ निवेशकों के
4500 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप में कल चार्जशीट दाखिल की। पर्ल ग्रुप ने इस रकम को जुटाने के लिए 23 लाख एजेंटों को 9500 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। 30 हजारी अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 21 अप्रैल तक आरोप पत्र की समीक्षा करने का फैसला लिया है। सीबीआई ने आज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पश्चिम दिल्ली की अदालत में मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड के तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक, मेसर्स पीएससीएल के प्रबंध निदेशक, मेसर्स पीएससीएल के 2 अन्य निदेशकों तथा 2 फर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। वर्तमान मामला देश भर में फैले लगभग 5.5 करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित धनराशि एकत्र करने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त उक्त कंपनियों के अन्य कर्मियों व अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में 9 अप्रैल को आईपीएल मैच को रद्द नहीं किया है। महाराष्ट्र में होने वाले बाकी मैचों पर बाद में फैसला होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में सूखे को लेकर केंद्र से गंभीरता दिखाने को कहा है और मंगलवार तक जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सूखे से निपटने में गंभीरता नहीं दिखाने पर गुजरात और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाई। सूखा पीड़ित 9 राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी करने से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। केंद्र ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में गंभीरता दिखाने को कहा है। अब मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछला जो पेंडिंग पेमेंट था उसको हटाकर कुल 3,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है, जबकि 6 महीने का पैसा यानी कि कम से कम 35,000 करोड़ अभी ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सूखा पीड़ित राज्यों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा का फंड जारी करने की अपील की गई है। स्टेट्स पहले स्थिति को अध्ययन करके रिपोर्ट भेजना, रिपोर्ट भेजने के बाद फिर केंद्र कमेटी मीट करके कमेटी पैसा मंजूर करते हैं। सब काफी स्टेट्स ने रिपोर्ट भेजा, कमेटी का बैठक हुआ और मंजूर भी किया, पैसा भी रिलीज कर रहे हैं। ये निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीएल मैच रद्द कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 9 अप्रैल को होने वाला मैच रद्द नहीं किया जाएगा। पहले तो ये जाने की सोर्स क्या है वो पानी का, कहां से टैंकर्स पानी ले रहे हैं और उसके ऊपर स्टेट क्यों कुछ नहीं कर रही है। पहला मैच जैसा शेड्यूल्ड है वैसे ही होगा। इसके आगे जजेस ने कहा है कि वो ट्यूसडे को सुनेंगे 11 बजे। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने बीसीसीआई, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां पानी का संकट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में राजधानी दमिश्क के करीब एक सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को अगवा कर लिया गया। इस वारदात को आतंकवादी संगठन आईएस ने अंजाम दिया है। आईएस के आतंकवादियों ने राजधानी दमिश्क के पूर्वोत्तर शहर डुमेर में सीमेंट कारखाने पर हमला करके मजदूरों को अगवा कर लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गए। सीरिया की वायुसेना ने कारखाने में जांच पड़ताल के लिए एक ड्रोन रवाना किया, जिससे इस बात का पता चला। आईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों में कब्जे में लेने के बाद साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। बात हॉकी की। सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में कल भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया के इपो में खेले गए मैच में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हराकर बड़ा झटका दिया। मैच के पहले क्वार्टर में ब्लेक गोवर्स ने 5वें मिनट में ही गोल करके ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी, लेकिन 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने एक बढ़िया गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टक्कर में आने का मौका ही नहीं दिया और 4 और गोल करके भारत को 5-1 से करारी मात दी। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया था। भारत का अगला मैच रविवार को कनाडा से होगा। कुमार गंधर्व नाम से मशहूर शास्त्रीय गायक शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली की आज जयंती है। कर्नाटक के बेलगाम जिले में सुलेभावी में आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था। कबीर को गाने वालों में कुमार गंधर्व का नाम अग्रणी है। उन्होंने 10 बरस की छोटी सी उम्र में ही संगीत समारोह में अपने चमत्कारी गायन से सबको हैरत में डाल दिया। इस वजह से उन्हें कुमार गंधर्व कहा जाने लगा। परंपरागत रचनाओं के अलावा स्वरचित बंदिशें, तराने, संत कवियों की भक्ति,
वाणी, ऋतु संगीत, जोड़ राग और लोकगीतों को भी अपने गायन में उन्होंने समाहित किया। 1977 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 12 जनवरी 1992 में 67 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के देवास में उनका निधन हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। पनामा पेपर्स लीक मामले में केंद्र सरकार की चेतावनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, गायब हो जाएगी अवैध खाताधारकों की रातों की नींद। रूस ने पूरे मामले को बताया अमेरिकी साजिश। संयुक्त जांच दल पर पाकिस्तान के रुख पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों पक्षों ने आदान प्रदान पर सहमति से किया था फैसला। पाकिस्तान का शांति प्रक्रिया स्थगित करने का ऐलान। चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रेस काउंसिल भी रखेगी पेड न्यूज पर निगरानी। 5 उप समितियों का गठन। नसीम जैदी ने चेन्नई में लिया चुनाव तैयारियों का जायजा। आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नियमों में बदलाव। रैंकिंग में 12वीं के अंकों को नहीं दिया जाएगा वेटेज। 75% अंक लाना होगा अनिवार्य। सालाना फीस में दुगने से ज्यादा का इजाफा। सीरिया में दमिश्क के करीब आईएस का बड़ा हमला। सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को किया अगवा। सेना के खिलाफ आतंकियों ने तेज किए हमले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।